दिस इज़ मुनीबा खान और आप देख रहे हैं द बॉस। द बॉस में हम आपकी मुलाकात पाकिस्तान की उन जानी मानी शख्सियात से कराते हैं जो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक रोल मॉडल हैं। अपनी फील्ड में उन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं जिनकी वजह से वो जाने और माने जाते हैं। उनसे हम उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू करते हैं जो आम आवाम से पोशीदा हैं और उनके बारे में हम उन चीज़ों से डिस्कशंस करते हैं जो शायद किसी और प्लेटफॉर्म पे ना हुए हों। ऐसे ही एक बॉस हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं आज। अगर मैं उनका तारुफ़ कराऊँ तो शायद मेरे पास अल्फाज की कमी हो जाए। वो एक बिज़नेसमैन है, बल्कि बिज़नेसमैन ही नहीं, वो एक सक्सेसफुल बिज़नेसमैन है, एक जाने माने पॉलिटिशियन है। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ डिप्लोमैट, ही इज़ द कॉन्सल जनरल ऑफ रिपब्लिक ऑफ यमन, ही इज़ ऑल्सो अ सोशल वर्कर and has been the ex-advisor to Prime Minister for Textile। आप यकीनन पहचान गए होंगे। जी हाँ, हमारे साथ हमारे शो में मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग। थैंक यू मुनीबा। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। यू वेलकम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने अपने कीमती वक्त में हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। एब्सोल्यूट प्लेजर इज़ माइन। ठीक है, आपकी रिहाइश जो है वो कराची की है। मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक़ सिंध से ही रहा है, पैदाइश आपकी कहाँ की है? मैं यहीं कायद के शहर कराची में पैदा हुआ, यहीं पला बड़ा, यहीं के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल की, फिर बाहर पढ़ने के लिए चले गए थे। तो मैं बिल्कुल कराचियाइज़ हूँ एंड वेरी प्राउड टू बी कराचियाइज़। दैट्स ग्रेट। आपने एज फार एज माई नॉलेज गोज आपका यू हैव डन योर मास्टर्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड मार्केटिंग एंड ऑल्सो वेंट अप टू योर PhD इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ की है? मैंने ग्रेजुएशन किया था डीजे साइंस कॉलेज से। ये कराची का उस वक्त सबसे टॉप कॉलेज होता था और 80% पे एडमिशन बंद हो जाते जी थे। बिल्कुल। तो हमें बड़ा फ़ख्र है कि हम उन स्टूडेंट्स में थे कि जो टॉप रैंकिंग में जिनको एडमिशन्स मिलता था और बेहतरीन फैकल्टी थी, एक करेक्टर था उस कॉलेज का। फिर कराची यूनिवर्सिटी से किया, फिर बाहर गए तालीम में। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, बिल्कुल शुरू की आपकी ज़िंदगी के टाइम पीरियड को अगर हम देखें तो बचपन में आप क्या किस किस्म की नेचर थी आपकी? देखिए, मैं पढ़ाकू टाइप तो नर्ड्स तो नहीं था, बट मैं स्टूडियस था और अच्छे नंबरों से पास होता था। तो मेरे लिए कि अगर रैंक कम आ गया तो मैं खूब रोते हुए आता था मार्कशीट लेके। इस बात पे नहीं रोते हुए आ रहा था कि मैं फेल हो गया, बल्कि इस बात पे मैं रोते हुए आ रहा होता था कि मैं आज क्लास में वो नंबर 2 नहीं आया या नंबर 1 नहीं आया, मैं नंबर 3 आ गया। अच्छा। इस तरह का। और हम ये अपना पढ़ने के साथ साथ हमें टेबल टेनिस हमारा फैमिली गेम था। मेरे भाई इश्तियाक, मेरी बहनें आफरीन, शेरीन सेंट जोसेफ की वो कैप्टन होती थी, मैं डीजे कॉलेज का कैप्टन होता था। तो हमारा फैमिली गेम टेबल टेनिस है और उसमें हमारा एक यहाँ पे क्लब है, हाल इंस्टीट्यूट रेलवे का क्लब है, जहाँ ऑक्सीजन स्पा है, आप जी लोग जी जानते बिल्कुल, हैं। बुखारी की तरह। वहाँ हम टेबल टेनिस खेलने जाते अच्छा थे। अच्छा। लेकिन हमारी वालदा की एक शर्त ये होती थी कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाए। तो खेल में कभी कभी ये होता था कि आप जीत रहे हैं तो विनर टू स्टे होता था। तो आप जीत रहे हैं, फिर टेबल पे ही खड़े हैं, पता चला कि मगरिब की अजान हो गया, अंधेरा हो गया, तो भागते थे हम दुआएं करते हुए कि। लेकिन बहुत ही डिसिप्लिन हमारे वालिदैन थे, मदर ख़ास तौर से स्ट्रिक्ट लेडी, और मॉरल वैल्यूज़ पे उन्होंने इतना ज़ोर दिया, ठूस दिया हमारे जहनों में अखलाक़ी कदरें। वो आज हमें पता चल रहा है कि कितना काम आ रही हैं। और हमने फिर वी आर प्राउड टू बी सेल्फ मेड। मैंने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए बैंकर UBL में। स्टाफ कॉलेज में ट्रेनिंग हासिल की थी। ग्रेड 2 उस वक्त हाईएस्ट अपॉइंटमेंट होता था। तो हम ग्रेड 2 जिस दिन हमारा अपॉइंटमेंट हुआ था तो हम बस हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ बने हुए थे। फिर वहाँ से तरक्की करते करते मिडल ईस्ट बैंक में हम दुबई में गए, पहली ब्रांच थी उसकी 1977 में। वहाँ तरक्की अल्लाह ताला ने दी, मेरी ब्रांच हाईएस्ट डिपॉजिट, हाईएस्ट प्रॉफिट्स करती थी। फिर एक दिन ख्याल आया कि ये लोग जो सामने आते हैं बिजनेस कर रहे हैं ईरानी, उन्हें LC एप्लीकेशन भी नहीं भरनी आती, अंगूठा लगा देते हैं जहाँ लगवा लो। और थोड़े से शुरू किया था, आज मिलियंस में दिरहम में खेल रहे हैं। तो हम अपना दिमाग अपने लिए क्यों ना इस्तेमाल करें, वाई आई सेल माई ब्रेन फॉर अदर्स। बिल्कुल। और ये ख्याल आना था कि फिर मैं और मेरे भाई इश्तियाक बहुत क्लोज हैं। तो हम दोनों ने तो दुबई में थे, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, वो इंजीनियर थे, मैं बैंकर था। थोड़े पैसे जमा कर लिए थे, 4-5 लाख दिरहम। तो हमने कहा अपना बिजनेस शुरू करते हैं। 1982-83 में हमने फोटो मैजिक नाम से अपना बिजनेस शुरू किया। आज उसके 25 शोरूम है, तमाम शॉपिंग मॉल्स में
फोटो मैजिक हमारा है, कोडाक एक्सप्रेस जी के जी नाम जी से, बिल्कुल। एंड वी वाज द pioneer to introduce the fast film processing. It was a revolution in photo finishing. I'm sorry to cut you short here, लेकिन what inspired you to get into that? देखिए हमने, हमारे पास लिमिटेड फंड्स थे जो बहुत मेहनत से हमने दोनों भाइयों ने जमा किए थे, तो हम ऐसे बिजनेस में जाना चाहते थे जो स्टीरियो नहीं हो, आम नहीं हो, ट्रेडिंग कर ली, बुटीक खोल Exactly, लिया, सब रेस्टोरेंट typical खोल नहीं। लिया, असल में तख्त या तख्ता, तो उड़ गए तो फिर उड़ गए। हमने बहुत रिसर्च किया और हमें ये पता चला कि फोटोग्राफी में एक नई रेवोल्यूशन आई है कि जो फोटो 30 दिन में धुल के आते थे वो अब 45 मिनट में आपको धुल के मिल जाते हैं, और मशीन ऐसी है कि वो सामने निकल रहे होते हैं, उसमें ना कोई डार्क कमरा चाहिए ना डार्क रूम चाहिए। दिस वाज अ रेवोल्यूशन इन फोटो फिनिशिंग, आई जंप इनटू इट। मैं जापान गया, वाकयामा एक शहर था जहाँ पे इस मशीन को देखा, तो मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, फिर इश्तियाक को बतलाया, फिर हमने पहली ब्रांच यूई में, वी वाज द पॉइनियर ऑफ फास्ट फिल्म प्रोसेसिंग इन यूई 1982-83 में। और जो शोरूम हमारा था फोटो मैजिक, उसमें लाइन लगती थी, क्यों लगती थी, और इतने पैसे आए कि बैंक के लोन वोन हमने 6 महीने में सब दे दिए। उसके बाद फिर नई ब्रांचेस खोलते गए हम। फिर मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त इंडियन फैशन शो एक हमने स्पॉन्सर किया था, तो मिस इंडिया 1982 उसका नाम था बेटी ओ कॉर्नर। अच्छा। वो उस फैशन शो को लीड कर रही थी जो हमारा स्पॉन्सर था। पब्लिसिटी के लिए हमने स्पॉन्सरशिप वहाँ पे दुबई में बहुत होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही मैंने उनसे कहा डिनर पे कि व्हाई डोंट यू जॉइन माय कंपनी फोटो मैजिक। शी जस्ट लुक एट मी और कहने लगी कि मैं तो फैशन एंड मॉडलिंग बिजनेस है, आपका तो ये फोटोग्राफी से क्या ताल्लुक मेरा। मैंने कहा नहीं, वी वांट यू टू बी सेल्स एंड प्रमोशनल मैनेजर्स। तो शी सेड ओके वी विल डिस्कस। तो फिर हमने उन्हें पैकेज उन्होंने जो मांगा वो हमारे लिए बहुत हैवी पैकेज था, लेकिन हमने हिम्मत करके कहा कि डन। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो दूसरे दिन हेडलाइंस लगी दुबई के अखबारात में, गल्फ न्यूज़, खलीज टाइम, मिस इंडिया ज्वाइनिंग पाकिस्तानी फॉर्म, और वो इंडियंस के लिए बहुत बड़ी बात। उन्होंने उससे कहा कि आप या तो ताज हम आपका क्राउन वापस लें या आप रिजाइन करें। जो है आपने जितने अपनी लाइफ के फेजेस आइडेंटिफाई अभी किए और आपने एक्सप्लेन भी किया उनको, सबसे चैलेंजिंग आपके लिए कौन सा था? बिकॉज आई टोटली अंडरस्टैंड जहाँ आप अभी पहुँचे हैं वहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं होता, तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल की होगी आपने, तो सबसे चैलेंजिंग और स्ट्रगल वाला पीरियड कौन सा था? जब मैंने जॉब छोड़ी थी, एक बैंक मैनेजर जिसको घर भी विला मिला हुआ पूल साइड पे, पूल वाला, जिसको गाड़ी भी मिली हुई हो, जिसको ट्रैवलिंग के टिकट भी छुट्टियों के मिलते हो, वो ये फैसला करे कि जी ये छोड़ के मेरे पास जो छोटी से पैसे हमने जमा किए इससे हम बिजनेस शुरू करते हैं, वो डिसीजन बड़ा हैवी था। लेकिन वो डिसीजन वो लोग करते हैं जो कॉन्फिडेंट होते हैं अपने आप पे, अपने प्रोजेक्ट्स पे, अपनी सलाहियतों पे, कि हम लड़ेंगे, बस अब तो कश्तियाँ जला दी हैं, तो सिर्फ कामयाबी ही हमारा ऑप्शन है। ऑफ कोर्स बिजनेस वही कर सकता है जो रिस्क ले सकता है, और आपने रिस्क लिया है। कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट स्पेकुलेशन। आई डोंट एग्री एंड डोंट फेवर स्पेकुलेशन। आई ओनली आई एम इन फेवर ऑफ द कैलकुलेटेड रिस्क, कि आप नपतुला रिस्क लें। बिल्कुल। मुझे ये बताइए डॉक्टर बेग, आपके रोल मॉडल कौन है? सबसे ज़्यादा इंस्पायर आपको कौन शख्सियत करती है? मेरे रोल मॉडल थी बेनज़ीर भुट्टो साहब, और उनसे मैंने बहुत सीखा, और उनके साथ इकनॉमिक एजेंडे पे बहुत काम किया। जब वो दुबई गई तो हमारी सेक्रेटरी होती थी फिलिपिनो, जो 2 साल उनके साथ रहीं, दुबई के स्टाफ हमारी थी ऑफिस की, और बीबी के साथ हमने बहुत कंट्रीब्यूशन किया, इकनॉमिक एजेंडा बनाया, पूरी रात बैठ के हम ये मैनिफेस्टो में इकनॉमिक एजेंडा डालते थे। बीवी कहती थी कितनी जॉब क्रिएशन है, हम कहते थे इतना है, बीवी कहती नहीं ये तो कुछ भी नहीं है, दोबारा बनाए, तो हम फिर लग जाते थे। बीवी कहती आप जाना नहीं है, और ख़ुद वो ऊँग रही होती, डोज ऑफ कर रही होती, हम कहते बीवी आप सोएं, हम कहीं नहीं जा रहे, सुबह आपको इंशाल्लाह मिलेगा। ए ग्रेट लेडी, ए विजनरी लीडर, उनका एक स्टैचर था, उनकी एक दुनिया में मुकाम था। और बीबी के साथ जब हम जाते थे तो चकलाला एयरपोर्ट से वो रात को ट्रैवल करती थी, दिन के काम करके। उनके तमाम मिनिस्टर, फेडरल सेक्रेटरीज, हम एडवाइज़र को साथ लेके जाती थी। और जैसे ही चढ़ी तो वो अपने केबिन से हमारे केबिन में आई, हेलो बेग, हेलो जफ़र हिलाली, हेलो, अच्छा भाई कहाँ जा रहे हैं? मिसाल के तौर पे मोरक्को जा रहे हैं, क्या ट्रेड है, क्या कर सकते हैं, क्या है ये वो। अच्छा एक पेपर बनाओ, सुबह ब्रेकफास्ट पे डिस्कस करेंगे। हम सोच रहे थे कि अब सोने को मिलेगा, टाई उतारेंगे,
बीवी ने काम दे दिया, अब पूरी रात सब लोग अपना होमवर्क कर रहे हैं, क्योंकि नाश्ते पे मिलिट्री सेक्रेटरी आता था, पेपर लेके जाते थे, फिर वो उसको हाईलाइट करती थी कुछ पॉइंट जो उनको पसंद आते थे, फिर वो अपनी स्पीचेस में वहाँ बाहर जब करती तो हमें पता ये तो हमारी प्रपोजल था, ये तो हमारी सजेशन थी। और शी यूज्ड टू एडमायर कि जो चीज़ अगर आप अच्छे करते थे। मुझे याद है कि जब यहाँ पे बीबी आई थी जलावतनी के बाद और उन्होंने नॉमिनेशंस दाखिल किया था, तो इलेक्शन कमीशन में लड़ाई झगड़े हो गए थे डिफरेंट राइवरी ग्रुप से, पॉलिटिकल जो ग्रुप से, तो वापस आए, उनके ख़ास कमरा होता था बिलावल हाउस में, वहाँ बैठती। अच्छा। तो हमसे कहा कि वापस आओ, तो हम लोग वहाँ पे गए, तमाम बड़े लीडर थे वहाँ पे, इकबाल मिर्ज़ा भी थे, उनकी बेगम भी थी, क़याम अली शाह भी थे, रहमान मलिक भी थे, शरी रहमान भी थी, सभी बड़े थे, 15-16 आदमी थे। तो मैंने कहा बीबी वहाँ जाना तो सही नहीं है, हम आपकी यहीं पे वो करा लेते हैं, ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट्स की वो होता है अप्रूवल, स्क्रूटनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। तो वहाँ एक कमर दिलशाद साहब होते हैं, आजकल भी वो टीवी में आते हैं, जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होते हैं। अच्छा। हमारे दोस्त, मैंने कहा जी ऐसी ऐसी बात हुई, उन्होंने एग्जामिशन दे दिया कि नहीं, बीबी के डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनिंग बिलावल हाउस में हो जाएगी। तो मैं भागा हुआ आया, मैंने कहा बीबी गुड न्यूज़, तो उन्होंने आपको एग्जाम कर दिया, आपको जाने की ज़रूरत नहीं। तो फ़ौरन जुल्फ़िकार मिर्ज़ा कहने लगे इट्स ओनली मिर्ज़ास कैन डू इट। तो बीबी कहने लगी नॉट मिर्ज़ास, बेग कैन डू इट। अब इतनी सी बात उन्होंने कही तो हम तो हवा में उड़ने लगे। ये होता लीडरशिप की कि आपको एक्नॉलेज एंडोर्स भी करना, आपको अप्रिशिएट भी करना। बट शी वाज अ ग्रेट लेडी, आई कांट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर। शी वाज माय रोल मॉडल, शी विल रिमेन माय रोल मॉडल। क्यों रोल मॉडल आप सुबह दोपहर शाम चेंज नहीं कर सकते। नहीं नहीं, तो ऑफ कोर्स वो तो आपकी रगों में, आपके खून में, आपकी रूह में रगा बसा होता है, उसको रिप्लेस करने के कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो तो वो फेज आउट होती है, वो फेज इन होती है। बट बेनज़ीर भुट्टो, आपने लाइफ में काफ़ी कुछ अकम्प्लिश किया है, ऐसी कोई चीज़ आपको लगता है रह गई है जो आपने अभी भी करना बाकी है? लाइफ में टुडे आई हैव नॉट अकम्प्लिश एनीथिंग। ये तो बहुत ऊपर तक आप जा सकते हैं, जद्दोजहद तरक्की की मंजिल जो है उसमें कहीं बैरियर नहीं होते, यही मज़े की बात है, उसमें कहीं रुकावट नहीं होती, कोई एंड नहीं होता कि यहाँ ख़त्म हो गया आपका। वो तो हर रोज़ आप एक नए टारगेट सेट करते हैं, नए गोल सेट करते हैं और उसको अचीव करने के लिए लग जाते हैं। तो जब आप हर रोज़ नए गोल सेट कर रहे हैं और उनको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी बना रहे हैं, तो आपने तो सफ़र हर रोज़ नया सफ़र शुरू करके ख़त्म होने के लिए आपको जाना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ अभी कुछ भी नहीं सीखा है और काफ़ी कुछ रहता है, बहुत कुछ करना है, ज़िंदगी ने साथ दिया। लेकिन मेरे नज़दीक जो अमीरियत है या रिचनेस है वो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा आपने अरबों या मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा लिए या रुपए कमा लिए। मेरे नज़दीक वो नाम, वो क्रेडिबिलिटी, वो रेपुटेशन, जब आप आंखों में आंखें डाल करके कहें कि मैं साफ हूँ। बिल्कुल, आई थिंक क्रेडिबिलिटी आपने बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया है और वो अचीव करना, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र है, छींटें आई जाते हैं इधर से उधर से, वो बचा के रखना अपना दामन साफ, वो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा अकम्पलिशमेंट होता है। वो हमने, हमारे भाई ने इतनी हुकूमतों में हम सब स्ट्रॉन्ग पोजीशंस रही है, पावर्स रही है, लेकिन कभी भी ऑनरी काम करा अपनी। मैंने सैलरी एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर नहीं ली, मैं अपनी ट्रैवलिंग करता था, मैं विजिटिंग कार्ड की पेमेंट कहता था मैं अपने ऑफिस से अकाउंट से खुद पे करेंगे। तो जब आप इतना ख्याल करके रखें तो अमूमन अल्लाह ताला मदद करता है। अल्लाह ताला ने नाम दिया और इज़्ज़त, रिचनेस ये नहीं है कि बहुत सारे पैसे हैं। जब आप अमीर होते हैं तो इखलाक में भी अमीर हो, नॉलेज में भी अमीर हो, कॉमन सेंस में भी अमीर हो, यू मस्ट बी मोर डाउन टू अर्थ। तो अगर हर चीज़ रिच हो रही है तो फिर आप रिच हैं। अगर सिर्फ पैसे रिच हो रहे हैं तो कभी कभी आदमी जब मुंह खोलता है तो आप कहते हैं यार ये तो बोलता नहीं तो अच्छा था। बिकॉज यू आर नॉट रिच इन नॉलेज, यू आर नॉट रिच इन एजुकेशन, यू आर नॉट रिच इन करेक्टर, अखलाक में आपने अपने आप को अमीर नहीं किया है। अ लिमिटलेस पाकिस्तानी, आपकी एक बायोग्राफी अभी हाल ही में पब्लिश हुई है। डॉक्टर बेग, बड़ा मुश्किल होता है अपने पास्ट और प्रेजेंट को इस तरह से आम लोगों के लिए पढ़ने के लिए डॉक्यूमेंट करना।
मुझे ये बताइए कि दो क्वेश्चंस हैं, एक तो कि व्हाट हैज़ इंस्पायर्ड यू टू गो फॉर इट, एंड नंबर टू व्हाट मैसेज हैव यू ट्राइड टू गिव टू पीपल थ्रू दैट तीन ऑटोबायोग्राफी। मैसेज थे। एक तो मैंने ये मैसेज दिया है कि मैं अपने आप को क्लेम करता हूँ या समझता हूँ कि मेरा दामन साफ है, जैसे भी मैंने आपसे कहा, और मैं एक सेल्फ मेड आदमी हूँ और अपने तौर पे मैं यहाँ तक रगड़ा लगा के खूब मेहनत 18-18 घंटे की पहुँचा हूँ। तो मैं इस अपने एक्सपीरियंसेस यूथ से शेयर करूँ, वो इंस्पायर हो, उसमें अगर एक बंदा भी कामयाब हो जाता है तो मैं समझता हूँ मेरा ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। और अगर मैं साफ नहीं हूँ तो कोई क्रिटिसाइज करता है इस पे कि नहीं ये तो आप गलत कह रहे हैं, तो फिर मेरी तस्हीह हो जाए। और तीसरी चीज़ लिमिटलेस पाकिस्तानी जो है वो ये है कि पाकिस्तानी होने में कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं लिमिटलेस हूँ। बाहर जाता हूँ या जब बात करता हूँ, जब पाकिस्तान को मैं रोड शोज़ में रिप्रेजेंट करता हूँ, जब पाकिस्तान की मैं मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं तो चाहता हूँ मेरे अंदर का दिल रूह सब निकाल के मैं पाकिस्तान को एक्सप्रेस करने में, उसको मार्केट करने में मैं लगा दूँ। और ये होता है बाहर पे जब हम बात करते हैं, मुझे वो लोग जो पाकिस्तानी हैं और गैदरिंग में बैठ के मुल्क के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैं कई बार जगह उठ के छोड़ के आ जाता हूँ कि मेरा बदतमीज़ी तो कर नहीं सकता है, ना हमें सिखाया है, ना मेरी नेचर है, लेकिन मैं सुन नहीं सकता वो बात, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। लिहाजा मैं एक चीज़ तो कर सकता हूँ कि उठ के आ जाऊँ। अब जब अगर आप गेस्ट ऑफ ऑनर हैं या ख़ास उठ के जा रहे हैं तो ख़ुद ही एक मैसेज मिल जाता है होस्ट को भी और जो बोल रहे होते हैं उनको भी कि भाई ये नागवार गुजरा है, तो अमूमन फिर वो सब बात बंद कर देते हैं। तो ये लिमिटलेस पाकिस्तानी मेरी बायोग्राफी है, जो मेरी जद्दोजहद बीइंग सेल्फ मेड और एक साफ़ सुथरा पाकिस्तानी जिसने पाकिस्तान को अपनी तरजीहात में हमेशा रखा, और वो कहता है कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो पाकिस्तान से वजह से हूँ। और यही मेरा यूथ को मैसेजेस है कि वो इस मुल्क ने हमें बहुत कुछ दिया है। इट्स रियली गुड टू नो कि आपको यंगर जनरेशन पे इतना फेथ है। अभी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आते हैं ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वापस आ गए हम ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग। ब्रेक में जाने से पहले हम उनकी अकम्पलिशमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे, उनकी लाइफ में जितनी फेजेस गुजरे हैं, किस तरह से वो यहाँ पहुँचे हैं जहाँ वो मौजूद हैं, इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे। डॉक्टर बेग, मुझे ये बताइए कि अकम्पलिशमेंट्स की जो हमने बात की है, तो ऑफ कोर्स हर चीज़ की अपना एक वेटेज है, लेकिन सबसे ज़्यादा वेट आप किस अकम्पलिशमेंट को देंगे? आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अहम कौन सी है आपके लिए, जो आपको अभी तक फील होता है कि ओके यू नो आई हैव डन इट? देखिए, मैं मटेरियल चीज़ों को कभी भी अहमियत नहीं देता, वो आनी जानी होती है। मुझे जो एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने नवाजा या ही वॉज वेरी वेरी काइंड, वो ये था कि मैं वालदा को उम्रे पे लेके जाता था 14 साल से हर रमज़ान में। एक बार हम उम्रा कर रहे थे तो हमें रोक दिया और वो सऊदी बादशाह और शहज़ादे और तमाम लोग आए और तो आप रोक दिया गया। पता चला कि गुस्ल काबा हो रहा है, तो मैंने वालदा से ऐसे ही कहा कि दुआ करें मुझे भी कभी अंदर इश्तियाक को जाने का मौका मिले, सादत मिले। और मैं बोल के भूल गया, फिर तो आप शुरू हो गया, हम आ गए। को 1.5 साल के बाद सऊदी कौंसलेट से फ़ोन आया कि जी आप अपना पासपोर्ट भिजवाएं। मैं यमन का कौंसल जनरल, मुस्लिम कंट्री, इश्तियाक मराकश के मोरक्को के कौंसल जनरल मुस्लिम, तो 2 मुस्लिम कंट्री को यहाँ से सऊदी गेस्ट, रॉयल गेस्ट कहते हैं उसको, ने हमें बुलाया था गुस्ल काबा में शिरकत के लिए। तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया, मैं तो दौड़ा हुआ गया, अम्मी के पैर पकड़ लिए मैंने कि आपकी दुआओं में इतना असर, और कब करती हैं वालदा तहज्जुद पे उड़ जाती थी, फिर वो उन्हें याद रहा बेटी की एक फरमाइश है, एक दुआ। बहरहाल मैं उस यहाँ गए और फिर वो पूरे मुल्क दुनिया के बड़े बड़े सदर और बादशाह और शहजादे आए हुए थे, तो सफ़ीर थे, हमें फिर वो खाना काबा में लेके जाया गया। तो 3 ग्रुप थे, पहले ग्रुप में मैं था, तो 10 मिनट के लिए उन्होंने कहा कि आप वापस चले जाएंगे 10 मिनट के मतलब। मैं जब अंदर गया तो बिल्कुल लर्जा एक था, हमने इतनी प्लानिंग की थी ये दुआएं करेंगे, वो सब भूल गए, सिर्फ दिल की आवाज़ आ रही थी, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और हजूर के बर्तन और वहाँ पे ऊद खुशबू आ रही थी, धुआं था, कम रोशनी थी। बस मैं कोने में जाके गिर गया, वहाँ पे चटाई सी पड़ी थी पुरानी जानमाज टाइप की, बस दुआएं करता रहा, रोता रहा।
वो अंधेरा था, वो 10 मिनट ख़त्म हो गया, सब लोग चला गया, मैं वहीं रहा। फिर दूसरा ग्रुप आया तो भी वो चला गया। जब तीसरा ग्रुप जाने लगा तो उन्होंने कहा कि जी अरबी में, मैं अरबी बात कर लेता हूँ क्योंकि मोरक्को में, हाँ वेरी फ्लुएंटली। तो मैं आया तो बस वो लम्हात मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती लम्हात थे। जब मैं बाहर निकला तो क्योंकि हमने अतर अतर अंदर लगाया था, रुमाल लेके गए थे, वो लोगों ने छीने, कमीज़ें फाड़ दी अकीदत में, और हम आए वहाँ से। फिर बादशाह सलामत ने हमको मलमल और आब ज़मज़म तोहफ़ा दिया था जिससे गुस्ल किया गया उस मलमल से, और वो हम लाए हैं। और रात को शाबी फैमिली होती है जिनके पास चाबी होती है, अच्छा, उन्होंने डिनर किया था, तो वहाँ खाना काबा का गिलाफ का एक टुकड़ा हमें दिया जो हम लेकर आए। वो सबसे कीमती है, समझ लें हमारे बिजनेसों में, हमारी फैक्ट्रीज़ में, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में, वो सबसे कीमती है हमारा सरमाया जिसे कह लीजिए। तो ये मैं समझता हूँ जो मुझे और इश्तियाक को एक साथ मिली थी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी नेमत थी, खुशनसीबी थी, बड़ा अकम्पलिशमेंट था हमारे, कि हम कहाँ सोच सकते थे कि हम सऊदी फरमा रवा बादशाह शहजादों के साथ खाने काबा को अंदर से गुस्ल दें और अंदर से देखें। कितने लोग, पूरे मुसलमानों की ये हसरत होती है और ये एम्बिशस होती है कि किसी तरह से वो अंदर जाने का उनको सादत मिले। तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, अल्लाह ताला ने नवाजा था। मैं पे शुक्र के अल्फाज नहीं, आई डोंट थिंक कि मैं डिज़र्व करता हूँ। शायरी से मेरा अगला सवाल बिल्कुल यही होने वाला था। कोई एक शेर जो आपको ऐसा फील होता हो, जो आपके ज़बान पे हो और आपको सबसे ज़्यादा उस डेप्थ फील होती हो उसकी, कोई ऐसा शेर जो आपको याद हो? एक तो यह है कि अशकों से इख्तियार आतिश उल्फत न बुझाओ, अशकों से इख्तियार आतिश उल्फत न बुझाओ, जब आग ये बुझती है तो उठता है धुआं। और वाह, तो अशकों से आग तो बुझ जाएगी लेकिन वो धुआं उससे धुआं ज़्यादा रह जाए, बिल्कुल। उठता है जो है। और एक अच्छा है कि मेरी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, मेरी तो वो मिसाल है जैसे कोई दरख्त, दुनिया को छाँव दे के खुद धूप में जले। वाह वाह, ये तो बल्कि कुछ काइंड ऑफ आपकी जो आपने बताया अपने बारे में, बस उससे उसकी रिसेम्बलेंस एक क्रिएट हो रही है। ज़बरदस्त। अभी आप मुझे बता रहे थे कि आपके पुराने ज़माने माइकल जैक्सन और उस ज़माने की आपने बात की, तो मुझे ख्याल आया कि कॉलेज लाइफ आपने गुजारी है और आप बाहर पढ़े, तो कोई क्रश आपका किसी पे आया हो कभी, कोई पसंद आ गया हो? बिल्कुल, देखिए आई एम पाइसेस, पाइसेस आर बेसिकली लविंग पीपल, यस, ड्रीम, दे लव ब्यूटी, नज़ारे पसंद करते हैं, म्यूज़िक पसंद करते हैं, पेंटिंग्स पे, मेरे घर में आप देखें स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, कार्पेट, तो ये सब हमारा साइन है। एंड आई लव वाटर, तो मेरे बोट वगैरह में भी हम चले जाते हैं, बीच हाउस भी है, और फुल मून पे जो पानी का एक करैक्टर होता है वो एक बस मैं अल्फाज में नहीं बतला सकता। तो आई लव वाटर, आई लव ब्यूटी, और एनीथिंग रिलेट्स टू ब्यूटी, और शायरी वगैरह, ये सब चीज़ों का ताल्लुक ब्यूटी तो से यानी कि है। खूबसूरत आपको पसंद आई हैं अपनी? जी बिल्कुल, दोस्त भी रहे हैं और दोस्तों से आगे भी बात बढ़ी है, लेकिन वालिदैन की जो एक ख्वाहिश थी कि भाई अरेंज मैरिज हो, और अम्मी को बतला दिया था कि जी वो बहनें दुबई में होती थी कि बस अब भाई का, तो फ़ौरन खटपट कर दी। लेकिन मैं समझता हूँ शी इज़ अ वंडरफुल वाइफ, और हमारे 3 बच्चे हैं। मेरी बेटे ने, उमैर ने मास्टर्स किया फाइनेंस में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से, मेरी बेटी अनम ने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से मास्टर किया स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग में, और तीसरी बेटी मेरी है मेगल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, वो बिजनेस मैनेजमेंट विद कॉर्पोरेट लॉ। अच्छा, ज़बरदस्त, तो माशाल्लाह। तालीम पे हमारा पूरा बहुत जोर है। फोकस, आई थिंक वो आपके फैमिली मतलब पेरेंट्स की साइड से आता हुआ और आप जी पास ऑन कर रहे हैं बस, अपनी फैमिली में। और यही हम उन्हें दे सकते हैं। पैसे मैं कितना ही दे जाऊं, मेरी कोई गारंटी नहीं है कि ये उसको महफूज रख सकेंगे और ये लाइफ टाइम उनका साथ देंगे, लेकिन तालीम का जो हुनर है और जो इनको जेवर हम दे के अगर जाएंगे तो उससे ये एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यहीं पे हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, वापस मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मिर्ज़ा अख्तियार बेग, एंड वी आर ऑल्सो वेरी प्लीज्ड टू हैव हिज फैमिली जॉइनिंग अस हियर टुडे, उमैर, हिज सन, एंड ईमान, his daughter-in-law. Welcome to the show. Thank you for having us. We would have loved to have Mrs. Beg with us here today, but apparently she's traveling and she's in Dubai.
उमर, आपसे मैं सवाल करूंगी। डॉक्टर बेग ने हमें बताया था शुरू में ही कि उनके जो पेरेंट्स थे, दे वर वेरी, हिज मदर स्पेसिफिकली वाज वेरी स्ट्रिक्ट और काफ़ी डिसिप्लिन करके रखा हुआ था उन्होंने बच्चों को अपने। आपका रिलेशनशिप आपके फादर से कैसा? Father, my dad's, I wouldn't say strict. I mean, if he ever imposes something, if he ever gives instructions, he gives the background of it. करना है तो क्यों करना है, इसमें फायदा क्या है, नुकसान क्या है, and I know it's for my own intention, my own well-being. So I wouldn't say he's strict, but he's very principled. But he always gives a background to it before, enforcing it upon us. So it's more of a friendly relationship than anything else. That's great. What do you do for a career? I'm working under Dad. I'm the CEO of our group, and I'm involved in setting up new projects, running existing ones. I joined the family business around 4.5 years ago after I finished my education. That's great. डॉक्टर बेग, मिसेस बेग यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन एक सवाल था बड़ा जो मुझे था कि मैं पूछूंगी आपसे। ऑफ कोर्स शादी के इतने सारे साल एक साथ गुजारना कोई आसान नहीं होता, ऑल ऑफ अस मैरिड पीपल नो। तो कॉम्प्रोमाइजेस आई एम श्योर थोड़े बहुत करते हैं, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर का ज़्यादा कौन है, आप हैं या मिसेस बेग हैं? Noreen is a wonderful wife, and because of my time constraints, मेरी जो मसरूफियत होती है उसमें मैं वो टाइम नहीं दे पाता घर में जो मुझे देना चाहिए बच्चों को या वाइफ को, लेकिन स्टिल शी टेक द लोड, शी मैनेजेस इट वेल। और वो शाम में मैंने आपसे कहा ना कि हमें 5 जगह 6 जगह डेली जाना होता है, तो अकम्पनिंग मी इज अ टफ टास्क, लेकिन वो करती हैं खुश उसलूबी से, एंड शी इज़ वेरी गुड नेचर्ड पर्सन, तो वेरी लाइकेबल पर्सन, सोसाइटी में लोग पसंद करते हैं। लेकिन नौरीन इज डेफिनेटली टेकिंग ए ग्रेट डील ऑफ लोड। ओके, तो बस मैनेज कर रहे हैं इंशाल्लाह। So what do you people do to spend time together as a family? आप लोग vacations लेते हैं या dinner साथ कर? What do you guys do? We all have a different routine, but we make it a point to at least on Sundays have lunch together. And as for spending time together, I'm with Dad throughout the day at work, so we get to spend plenty of time there as well. And when everyone's in town, because my sisters are abroad, sometimes traveling, my other sisters traveling. When everyone's together, that's when we make use of the time we have together. Either we'll plan a small vacation, go somewhere for the weekend, 3-4 days, however days Papa can take off. But we try to maximize on the time when we are together. Everyone's busy with their own routine, but we do have our Sunday lunch, which doesn't go anywhere. I think whatever little time it is, it's quality time. And really, I think that's how it should be, considering the kind of schedule people have. So spending quality time should be of essence. So talking about your Sunday lunches, किसकी मर्जी से खाना बनता है? सबके अलग-अलग पसंद है या सबकी एक ही पसंद है? Okay, well, Sunday को ये dad की preference का बनता है. Okay. We all are very Is that true? to be together. Excuse the lunch, to be together to discuss. कोई important चीज होती है या कुछ कैरियर में ये लोग आते हैं पूछने के लिए, हमारा नया मकान बन रहा है, तो मैरिज टेकिंग द एंटायर लोड को डिस्कस करना होता है, इंटीरियर डिजाइनर्स की चीज़ें हैं या आर्किटेक्ट से कुछ, तो वो हम मेजर डिसीजन जो होते हैं उनके साथ करते हैं। ओके, माय पर्पस इज जस्ट टू एडवाइज कि आप ये मैं समझता हूँ इस बेहतर है, बट इसी तरह से कंसल्टेशन जो होती है उसी से डिसीजंस होते हैं, और ये नहीं होता कभी भी कि इम्पोज्ड अपॉन कि बस ये करना है। हर एक के अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सुन के कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर फैसले होते हैं हमारे, और जो भी टाइम हम गुजारते हैं क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, जैसा ईमान ने बताया क्वालिटी टाइम होता है, मेजर इश्यूज टू डिस्कस, और उस पर उनको गाइडेंस अगर हम दे देते हैं तो मैं समझता हूँ उसका पर्पस अचीव हो जाता है। उमर, who are you closer to, your father or your mother? Different. I mean, it's hard to say. For certain things, I'm way closer to my dad, but then some other things I feel more comfortable Discussing with my mom. Mom. I guess more on the emotional side, I guess, with mom, but with everything else, it's with dad. So Okay, great. Keeping a good balance. guys get guys, But Iman is on my side. Always. You'll be surprised, she's actually very close to mom. Yeah. So I I think some competition like going Umair on. said, I think they both, I'm really blessed though to have such wonderful in-laws. I must say that they both are so warm and giving. You're lucky. Yeah, mashallah. Mashallah. So
I think it's great. But you still didn't answer. Who are you closer to, mom or dad? I think both, you know, and it's different. Like he said, for some stuff you go Spending more to. time with Noreen. Yeah. I'm sure because she's Spend home. the day, day with Noreen auntie. So in that aspect, but I think it's both. Wedding clothes, this and that. So definitely Girl Yeah. stuff, yeah. Definitely. more time with Noreen. Great. But Noreen is a wonderful lady. Yeah. So we all get along very, very well. And mashallah, the family is a beautiful family. God has been very kind. Blessed me with such a nice children. Noreen has her own उनकी जिम्मेदारियां हैं जो वो संभालती हैं. आजकल क्योंकि उसकी ट्रैवलिंग नॉरिन की ज़्यादा है तो ईमान is taking some load of the house. So training is She's taken. getting all the responsibility, understandable. डॉक्टर बेग, अगर आपको अपने बारे में, अगर मैं कहूँ अपने आप को एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, what will be that? Self-made. Umair, what do you have to say about your father in one word? One word. Driven. Driven. There's no stopping him. He's a force of nature. Limitless Pakistani. Great. Yeah, that's a That kind of biography it is. summarizes it. डॉक्टर बेग, बस हम अब मूव करते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ. ये एक छोटा सा एक गेम है जो हम आपसे के साथ करेंगे प्ले. रैपिड फायर कहते हैं इसको, और इसके 2 रूल्स हैं जो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं. नंबर 1 रूल तो ये है कि आपको जवाब देना है विद इन अ स्पैन ऑफ 2 to 3 सेकेंड्स. आपको सोचने का टाइम नहीं दिया जाएगा, आपको फ़ौरन जवाब देना है जो भी सवाल आपको मैं थ्रो करूं. और दूसरा चीज़ ये है कि आपको जवाब बिल्कुल सच देना है. मैं चाहूँगी आप ओथ लें ऑनेस्टी का. आप कहें कि आप जो कहेंगे आप सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे. I promise whatever say सच कहेंगे और सच के जरूर. Great. So let's roll. Question number 1. 3 politicians जो आपकी नज़र में जिनको पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए था पाकिस्तान के. डिक्टेटर्स जितने पॉलिटिशियन बन के आए वो मेरे नजर सिर्फ नेम्स. जनरल मुशर्रफ हैं, जनरल जिया से टू स्टार्ट विद. आई डोंट वांट देम टू बी पॉलिटिशियन, दे आर डिक्टेटर्स. 3. ये जितने भी फौजी आए ये 3 से ज़्यादा हैं, बट ऑल डिक्टेटर्स शुड नॉट बी पॉलिटिशियन. उन्होंने हमारी सियासत के साथ बहुत जुल्म किया है, जमहूरियत के साथ भी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना दें तो कौन सी ऐसी 2 चीज़ें सबसे पहले आप फिक्स करेंगे? I will give lot of focus on education. तालीम की हमारे अभी वो तरजीहात नहीं है. जीडीपी में तालीम का जो है 1.5% रखा हुआ है, 4% कम से कम होना चाहिए. पहला मेरा फोकस तो तालीम और एजुकेशन के ऊपर होगा. और दूसरा मैं, क्योंकि मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मुल्क में इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर मेरी ड्राइव होगी कि नई मुलाजमतों के मौके पैदा हों. हमारे यहाँ न्यू जॉब्स क्रिएशन रुक गई है, ठीक है. जिससे पॉवर्टी में इजाफा हो रहा है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपको चांस मिले पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को लेके एक मूवी बनाने का, तो आपकी मूवी का हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी और विलन कौन होगा? देखिए, मेरी हीरो हीरोइन तो अब मुल्क में रही नहीं है. बेनजीर भुट्टो साहबा ठीक है. मेरी रोल मॉडल थी. लेकिन ये है कि इमरान कैन बी गिविंग अ गुड पार्ट. ओके. और बिलावल भुट्टो इज यंग. विलन कौन होगा? जी, विलन के लिए मैं समझता हूँ कि किसी को मैं विलन कह नहीं सकता. नहीं, विलन तो होगा ना मूवी में. तो शेख रशीद को बना. ठीक है. ओके, अब मैं 3 से 4 शख्सियात के नाम लूंगी. आपको बताना है पहला वर्ड जो उनका नाम सुन के आपके दिमाग में आता है. सोचने का मौका नहीं दिया जाएगा. आसिफ अली जरदारी. shrewd politician. अयान अली. greedy. मीरा. sad. मुस्तफ़ा कमाल. टाइम नहीं है. और optimistic. अगर आप पीपीपी में नहीं होते तो आप कौन सी पार्टी में होते? देखिए, मैं नजरियाती तौर पे पीपीपी हूँ, नहीं तो फिर मैं पीटीआई. पीटीआई में. एक मुझे अच्छी बैलेंस नई अपनी यंगस्टर्स की पार्टी लगी. अगर आपकी लाइफ में कोई जिनी आ जाए, जो आपकी कौन आ जाए? जिनी, एक जिन आ जाए जिन आ जाए. जो आपकी 3 विशेस ग्रांट करने को कहे आपको, तो कौन सी वो 3 विशेस होगी? I want to go back as a child. Children की वो जो बचपना है वो मैं हमेशा मिस करता हूँ. With little money in the pocket, you are the happiest man on the earth. वो मुझे एक तो मैं कहूँगा भी मुझे ले जाए बचपने में, मेरे चाइल्डहुड में दोबारा ले जाए.
दूसरी ये है कि मेरी वालदा मुझे मिल जाए, वो सब कुछ ले लें और मैं डील कर दूंगा, वालदा मुझे दोबारा मिल जाए, ज़्यादा नहीं तो कुछ अरसे की। I miss her so much. तीसरी? और तीसरी है कि मैं लाइफ टाइम वांटेड टू सी माय चिल्ड्रंस टू सेटल डाउन ऑन द सेम मॉरल वैल्यूज जो हमें दी गई थी, हमने इन्हें सिखाई हैं, एंड टू टेक ओवर द रेन्स ऑफ द बिजनेस और सक्सेसफुली उन्हीं असूलों पे चलाएं इस बिजनेस को जो हमने अब तक चलाया है और कामयाबी हासिल की। किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ आपको काम करने का मौका मिले तो कौन होगी? सोचने का टाइम फील्ड लेंगे एक्टिंग वगैरह, और लेकिन अगर मिले, हाँ टाइम नहीं है सोचने का। और मुझे बहुत टैलेंटेड लगती है। अच्छा। एन एजुकेटेड रिफाइंड पॉलिश पर्सन। लव, फेम, मनी और रिस्पेक्ट? रिस्पेक्ट बाय ऑल मींस। ओके। तो आप एक दिन घर गए हैं और आपकी एनिवर्सरी है, लेकिन घर जाने के बाद सुबह से लेकर शाम तक मैं आपको घर जाने के बाद फील हुआ कि ओके आप तो भूल गए थे एनिवर्सरी, और सामने आके बीवी खड़ी हुई है, क्या करेंगे आप? I'll hug her and say happy wedding anniversary and the gift is on the way and then I'll arrange. अच्छा, तो आप गलत बयानी से मतलब काम लेते हैं। मैं जनरली कभी हुआ है ऐसा? केक को एक रात को लाके अच्छा हुआ है। चलिए, तो फिर आप एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल यही होता है। Thank you so much, Dr. Baig. It was a pleasure. Thank you so much, Umair. Thank you so much, Iman, for joining us. I think it was a beautifully candid conversation that I had with you. A wonderful discussion. काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें इंटरनेट पे आ रही होती हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बात करने के बाद पता चलता है। Of course, रिफ्लेक्शन होता है, आप फैमिली से मिलते हैं, उससे काफ़ी चीज़ें आपको और पता चलती हैं। It was a great pleasure. ये थे डॉक्टर मिर्ज़ा इख्तियार बेग और उनकी फैमिली। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे एक और अहम शख्सियत के साथ द बॉस में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।